जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सम्मेलन। गालिब ऑडिटोरियम, माता सुंदरी रोड, ITO दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। 3 फरवरी 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2 सत्रों में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश एन शाह ने और सफल संचालन किया राजशेखर ने। सम्मेलन को जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब व प्रोफेसर राम पुनियानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। अन्य वक्ताओं में प्रमुख रूप से थे डॉक्टर फुरकान कमर, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, JNU नई दिल्ली, प्रोफेसर चंद्रशेखर चक्रवर्ती, पूर्व कुलपति वेस्ट बंगाल, डॉक्टर एल जवाहर नेशन, पूर्व वाइस चांसलर JSS यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ध्रुव ज्योति मुखर्जी, INSA वैज्ञानिक, प्रोफेसर दिव्येंदु मैती, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर नंदिता नारायण, DU, प्रोफेसर देवाशीष चक्रवर्ती, कॉमनवेल्थ फेलो UK और विजिटिंग फेलो लीसेक्टर यूनिवर्सिटी UK, प्रोफेसर H थिलागर, अन्ना विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नवनीत शर्मा, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर पूजा शर्मा, DU, प्रोफेसर H श्रीकांत, NEHU, प्रोफेसर ख्वाजा M शहीद, पूर्व वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद आदि वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित किया। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी खास रिपोर्ट है। जो आज ये जो गालिब जो इंस्टीट्यूट में आज कार्यक्रम हुआ था, मेरे साथ में है मैडम, इनसे आपको मैं रूबरू कराता हूँ। आज के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। मैडम, आपका परिचय? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी दिल्ली चैप्टर सेक्रेटरी। और आज हमारा ये ऑल इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी का NEP 2020 के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में 26 राज्यों के हमारे प्रतिनिधि शामिल हुए और दिल्ली के करीब 200 के करीब प्रतिनिधि दिल्ली से शामिल हुए। तो हमारे इस कार्यक्रम में प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और शिक्षा प्रेमी लोग और बड़े बड़े शिक्षाविद पूरे देश भर से आए थे, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के भी आए थे। तो हमारा ये विचार है कि शिक्षा किसी समाज की रीढ़ होती है और वो रीढ़ अगर टेढ़ी मेढ़ी और कुबड़ वाली होगी तो कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि NEP 2020 के नाम पर एक ऐसी शिक्षा नीति लाई गई है जो इस समाज को शिक्षा की तरफ कम और उस पुराने ढर्रे की तरफ ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर मतलब अंधविश्वास और जहाँ पर आपसी भाईचारे के बीच में अंतर पैदा हो और जहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा का एक उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे मानव निर्माण करना, ऐसे मानव का निर्माण करना जो कि समाज के हित में चिंतन करें, एक जानवर की टेंडेंसी से काम ना करें। आज ये शिक्षा इंसान को जानवर बना रही है, तभी तो किडनी बेचकर डॉक्टर बन रहे हैं और रेत के पुल बनाकर इंजीनियर कमा रहे हैं
और राजनीतिज्ञों का तो कहना क्या, उनको तो नाम लेकर भी हम अपने आप को मतलब वो करने की बात है। तो शिक्षा का उद्देश्य था मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया पैसा, पैसा और पैसा, और उस पैसे के दम पर ही ये इंस्टीट्यूट और सब चीज़ों को बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। एक भट्टे में काम करने वाला, भट्टा चलाने वाला अगर 1-2 करोड़ रुपया कमा लिया तो वो स्कूल खोल लेता है। उसे ये नहीं पता कि स्कूल का कक्का क्या होता है, वो कोई कॉलेज खोल लेता है। और राजनीतिक संरक्षण में ये चीज़ें पल रही हैं। और ये नई शिक्षा नीति तो प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का ऐसा पिटारा है जिसमें शिक्षा नाम की चीज़ बचेगी ही नहीं। शिक्षा का प्रारूप जो सेक्युलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसको ये पूरी तरह से शिक्षा नीति तहस नहस कर रही है। और इन्हीं चीज़ों पर विचार करने के लिए आज ये शिक्षाविद यहाँ ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के बैनर तले और गालिब इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए। तो ये जो है आपका जो है, ये जो आपका जो सेव एजुकेशन जो सोसाइटी है, ये पूरे भारत में हाँ, पूरे भारत में काम कर रही है। प्रोफेसर, टीचर्स और स्टूडेंट्स और शिक्षा प्रेमी आम जनता, अभिभावक सब इसमें शामिल है। इसकी शुरुआत जस्टिस कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में 1989 में हुई थी। राजीव गांधी जब लेकर आए थे नई शिक्षा नीति 1986, जिसका हम विरोध कर रहे थे क्योंकि उसी समय से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का, कमर्शलाइजेशन का और वोकेशनलाइजेशन का, व्यापारीकरण का दरवाज़ा खोला गया था। आज तो दरवाजे ही तोड़ दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से तो शिक्षा को बाजारी वस्तु बना दिया है। जिसकी जेब में पैसा है वो खरीद ले, वरना गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, किसी अल्पसंख्यक का बच्चा रह जाए, बेटियां रह जाए, वो लोग शिक्षा खरीदेंगे वो जिन जेब में पैसा किसी भी तरह से कमाया हुआ होगा। ऐसे नहीं कि भाई क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं, तो पैसा किसके पास होगा? जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा होगा। तो गलत तरीके से पैसा कमाए हुए लोगों के बच्चे को आपका जो है, अभी मैं अंदर भी देख रहा था ऑडिटोरियम के अंदर जो है, यहाँ जो शिक्षित जो है 2020 उसी जगह विरोध बैनर भी हुए देखने। आप जो 2020 की जो एसएलसीएस आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध हम अगर शुरुआत से बात करें तो 3 वर्ष के बच्चे को 3+ की एज को इन्होंने स्कूली शिक्षा के वो जो होती है ना, एक कहते हैं ना जिसको कि मतलब स्टार्टिंग का जो फेज़ है बच्चे की शिक्षा का, जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन से 3 साल के बच्चे को आप कैसे जोड़ सकते हैं? विश्व भर में कहीं पर भी 3 साल की उम्र स्कूल के लिए नहीं है, प्ले के लिए है, 3 साल नर्सरीज के लिए है, 3 की उम्र डे केयर्स के लिए है। लेकिन भारत में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ गाड़ी में बच्चों की दुर्गति है, वही 3 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं। इनके पास तो टॉयलेट तक नहीं है, इनके पास तो सीधा वो सिस्टम जो होता है बैठाने के लिए डेस्क तक नहीं है, खिलौने और जो व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए तो करोड़ों रुपए बजट बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने तो बजट को स्लैश कर दिया। इसमें खास कमी क्या है? जो अभी जो 2020 पे जो शिक्षा पॉलिसी, इस पे आप क्या आपको लग रहा है ये मतलब देश हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसमें कमी क्या कमी है इसके अंदर? ये देश के हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है, ये मानवता के हित में भी नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा इंसान को इंसान न बनाए, जो शिक्षा केवल कमाने खाने का धंधा बनाए, कमाने खाने के लिए तो जानवर भी सुबह काम के लिए पेट भरने के लिए निकलता है ना, मेहनत करने के लिए, ऐसे तो इंसान भी जानवर बन जाएंगे जहाँ कोई ना दया माया धर्म होगा, ना कोई किसी के साथ कोई प्यार और ममता की बात होगी, बस पैसा 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 कमाना है। तो वो किसी भी तरीके से कोई भी व्यवसाय करके। आपने एक बात जो कही है कि ये निजीकरण, शिक्षा का जो निजीकरण है, हाँ। तो ये तो मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है, ये तो निजीकरण तो उससे पहले का है। तो ये जो है निजीकरण तो ये बहुत काफ़ी समय हो गया। देखिए 1991 से निजीकरण का जो LPG, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, हर फील्ड में लागू किया। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, इन सब में इन्होंने थोड़ा सा शर्म लिहाज करके देर से शुरू किया। और 1986 की पॉलिसी में सरकारें कोई भी हो, हम किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे। ये दुनिया भर की सरकारों का नियम है कि वो जनता को एक बारूद का ढेर समझते हैं और शिक्षा को चिंगारी। तो शिक्षा और जनता को दूर रखना चाहते हैं, कहीं ये चिंगारी आग पकड़ ले और उनकी सत्ता हिल जाए। तो प्राइवेटाइजेशन को तो शुरू कर दिया था जब ये 1986 की पॉलिसी आई, और 1991 में जब बिरला अंबानी जो धंधेबाज थे, जो पैसा कमाने की युक्तियाँ जानते हैं, उन्होंने जब देखी और धंधे चौपट हो रहे हैं, तो अब शिक्षा चिकित्सा तो ऐसी चीज़ है, कोई हर मरा माँ बाप भी चाहता है कि मैं अपने बच्चे के जीवन को बनाऊँ।
और चिकित्सा में यह है कि मरते हुए इंसान को बचाने हर कोई जाएगा, अपना घर मकान बेचेगा। इसी तरह से घर मकान बेचकर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो प्राइवेट पढ़ाई होने से गरीब जिसका ना घर है ना जिसके पास, खुद ही तो सरकार कहती है कि कैसे करोड़ लोगों को ये राशन मुफ्त दे रहे हैं। उन बच्चों के माँ बाप जो रेडी पटरी वाले हैं, जो दिन के 200 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, वो क्या 10,000 फीस 5,000 फीस देंगे? और अमिताभ बच्चन जैसी पोती जिसकी 2 लाख फीस में पढ़ रही है, क्या है ये शिक्षा? क्या ये शिक्षा है? ये बिल्कुल शिक्षा नहीं है। ये गरीब, दलित, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान के गले पर छुरी है। और ये नई शिक्षा नीति उसी चीज़ को बढ़ा दे रही है। अभी बता रहे बजट भी बढ़ाया है कुछ शिक्षा के लिए। देखिए, बजट कुछ नहीं बढ़ाया होता। अभी इसमें कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा कि लाखों स्कूल बंद कर दिए, 2.5 लाख स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए। बजट बड़ा होता तो ये बंद होते। ये तो WDA के जो पैसा आता है ना मिड डे मील का और दूसरे मद का, उसको ये बजट कह देते हैं। शिक्षा पर तो 10,000 करोड़ से 93,000 करोड़ के आ गए। नहीं है लोग जो बीजेपी 1 लाख करोड़ से 93,000 करोड़ के। यहाँ जो कई लोगों से, मैं बीजेपी के लोगों से जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि भारत विश्व बन रहा है, मतलब जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर विश्व बन रहा है कि हरियाणा के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहले 500 रुपये फीस देनी पड़ रही है, प्राइवेट में पढ़ो 1100 में वजीफा मिल रहा है। कि आने वाले समय में सरकारी स्कूल सारे बंद। दिल्ली की जो सरकार कहती है कि भाई हमने शिक्षा विश्व स्तर की कर दी, उसने भी यहाँ सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए। तो स्कूल मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे बच्चे? क्योंकि तुम्हारे पास टीचर की कमी है, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तुम्हारे पास व्यवस्थाएं नहीं। प्राइवेट में क्यों जाएंगे बच्चे? किस माँ बाप का सर खुल जा रहा है कि वो एक फीस भरनी है बच्चों को सरकारी में न डाल के प्राइवेट में डालेगा? आपकी जो है सोसाइटी जो ऑल इंडिया सेव कमेटी है, इसका ये क्या आप लोग का प्लान है? आपकी प्लान कि हम नई नीति का विरोध करते हुए पैरेलल शिक्षा नीति आएंगे और करें कि पैरेलल हम स्कूल के यूनिवर्सिटी छात्रों, अभिभावकों को खड़े करें कि भाई शिक्षा के लिए, जैसे पुनर्जागरण काल में, नवजागरण काल में शिक्षा के लिए इन्होंने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऐसे ही सैकड़ों मनीषियों ने, हजारों मनीषियों ने काम किया और शिक्षा का एक वैज्ञानिक आधुनिक रूप जनता के सामने रखा। आज वही रूप हम चाहते हैं कि उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस शिक्षा के सांप्रदायिकरण को, व्यापारीकरण को, व्यवसायीकरण को रोका जाए। ये हमारी मांग है। का एक बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज है, बड़ा महत्वपूर्ण चेंज है, जो कि 3 साल की उम्र के बच्चों से 3 साल से 5-6 साल की उम्र के बच्चों की जो तालीम है वो अब शिक्षा के निज़ाम में, शिक्षा की व्यवस्था में शामिल होगा। पहले नहीं था, पहले 6 साल की उम्र के बच्चों का था, अब होगा शामिल। चलिए उस पे मुद्दे पे बहस कर सकते हैं, जो विद्वान हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सही है नहीं है, बहरहाल उस पर बहस कर सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके बारे में जो बात मेरे जहन में अटक जाती है कि उसके बारे में जो कहा जा रहा है कि हमारा जो आंगनवाड़ी सिस्टम है सरकार का, आंगनवाड़ी सिस्टम से मदद दी जाएगी या बाल वाटिका थी, और उसके जरिए ये 3 साल के बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कहा गया है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में क्या हो रहा है पब्लिक डोमेन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। NCERT के सुपुर्द है कि वो करिकुलम बनाएगा, करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा, देगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सिवाय एक प्रोग्राम उनका सामने 6 का कोर्स सामने आया है जिसको कहते हैं लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके पास करके बच्चों का दाखिला पहली क्लास में हो सकता है। आंगनवाड़ी क्या है आप देख लीजिए, भारत सरकार की जो चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय है उसकी वेबसाइट देख लीजिए, आंगनवाड़ी क्या है। मैंने सरकार में काम किया है, मैं जानता हूँ। आंगनवाड़ी जो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का एक हिस्सा है, जो बच्चों की न्यूट्रिशन हेल्थ, औरतों के माओं की न्यूट्रिशन हेल्थ का एक प्रोग्राम है जो देश में चल रहा है। अब उसको किस तरह की शिक्षा में मिलाएंगे कुछ पता नहीं है, तो करिकुलम क्या बनाएंगे, उन आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होगी, उनकी क्या पॉलिसी, कुछ पता नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कही है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कही है, उसकी 3.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम दाखिल होने जा रहे हैं। अभी तक ये प्राइवेट सेक्टर में था, सरकार जा रही है, इस पर ज़रूर गौर करिए और जो भी आप
अपनी दूसरी पॉलिसी, पैरेलल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, इस पर जरूर शामिल कर दीजिए, वरना ये ऐसा बच्चों का वो उम्र है जिसमें बच्चों का जहन कदे ही मोड़ दिया जाएगा, जिसकी खतरात यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स ने कहे हैं कि कौन सी बातें उन बच्चों के जहन में डाल दी जाएगी, क्या करिकुलम फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा, किस तरीके से उनको उनका जहन साजी कर दी जाएगी जो देश के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, इस पे आप जरूर गौर कर दीजिएगा।